ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल। मैं आपको मेन पॉइंट बता होता है उसमें लिखी जाती है, उसमें 3 पार्ट में लिखी जाती है। कौन कौन से? एक तो नंबर ऑफ शेयर कैपिटल कभी भी ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। अब कंपनी ने तो इशू किया है। शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू डीसी लाइन। तो हम लोग कंपनीज एक्ट कर रहे थे। कंपनीज एक्ट में हम लोगों ने प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन तक कंप्लीट कर लिया था। अभी मैं आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस लेकर के आ रहा था, आधे घंटे के, 40 मिनट के, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस समय आपको सारे सब्जेक्ट का रिवीजन आपको करना होगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हाँ, कंपनीज एक्ट अगर एक बार एग्जाम से पहले हम लोगों ने मॉड्यूल से कर लिया तो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि चलो 15 से 20 नंबर का हमारा ये पक्का है। लेकिन अब इसको हम लोग 1 से 2 टर्न में ख़त्म करेंगे आज, और इसके बाद में 2 टर्न और, यानी कि आज के बाद 3 दिन में हम लोग कंपनीज एक्ट को ख़त्म करेंगे, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर के आनी है यूट्यूब पे, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो इस वजह से आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल का मतलब पहले देखो, अगर एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। अब एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसके पास में बिजनेस करने के लिए पैसा कहां से आएगा? कंपनी तो फॉर्म करी गई है बिजनेस करने के लिए, और बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कहां से आएगा? कंपनी क्या करती है? कंपनी अपनी कैपिटल को दूसरे लोगों के साथ में शेयर करती है। कंपनी कहीं ना कहीं अपनी ओनरशिप को दूसरे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है, और दूसरे लोगों के साथ में जब शेयर करती है तो वहां पर जो डॉक्यूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है उसको बोला जाता है शेयर। तो कंपनी शेयर इशू करती है, शेयर इशू करके कंपनी को पैसा मिलता है, उस पैसे से कंपनी बिजनेस करती है। तो देखते हैं कि कंपनी की कैपिटल कितने तरह की होती है, कितने तरह के शेयर्स होते हैं, शेयर्स होते क्या है, ये सारी चीजें आज हम लोग कवर अप करेंगे। तो देखते हैं एक बार। तो देखो, सबसे पहले तो नॉमिनल, ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल, ये तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, है ना। ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, वो कैपिटल जिससे कंपनी रजिस्टर्ड होती है, वो कैपिटल जिससे कंपनी रजिस्टर्ड होती है, वो कैपिटल जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज में लिखी जाती है, उसको बोला जाता है नॉमिनल, ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल। मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूं। सबसे पहले तो ये कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है। मैक्सिमम कैपिटल का मतलब कंपनी इससे ज्यादा शेयर्स इशू कर ही नहीं सकती। मेरी बात समझ में आ रही? इससे ज्यादा कंपनी शेयर्स इशू कर ही नहीं सकती। दूसरा, कंपनी की जो ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल कंपनी के कैपिटल क्लॉज में, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज होता है उसमें लिखी जाती है, उसमें 3 पार्ट में लिखी जाती है। कौन कौन से? एक तो नंबर ऑफ शेयर लिखे जाते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स लिखे जाते हैं, प्राइस लिखा जाता है, क्या प्राइस होगा, और जो टोटल वैल्यू है वो टोटल वैल्यू लिखी जाती है। 3 पार्ट में लिखी जाती है। नंबर ऑफ शेयर, जैसे 10,000 शेयर्स है, 10 रुपए का प्राइस है, तो टोटल कंपनी की कैपिटल कितनी हो गई? 1 लाख। तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इस तरह से लिखी जाती है। अब इशूड कैपिटल क्या होती है? ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने पब्लिक को इशू किया है। ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने इशू किया है उसको बोला जाता है इशूड कैपिटल, है ना। इशूड कैपिटल कभी भी ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। अब कंपनी ने तो इशू किया है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि पूरा का पूरा पोर्शन सब्सक्राइब हो गया हो। तो जितना पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है उसको बोला जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब तो लोगों ने कर लिया, तो जरूरी थोड़ी ना है कि पूरा का पूरा पैसा दे देंगे। तो जितना पैसा दिया है उसको बोला जाएगा पेड अप कैपिटल, ठीक, उसको बोला जाएगा पेड अप कैपिटल। जैसे 10 रुपए शेयर का प्राइस है, शेयर होल्डर ने 6 रुपए पे कर दिए, तो 6 रुपए की क्या हो गई? पेड अप कैपिटल। 4 रुपए क्या हो गए? 4 रुपए हो गए अनपेड। अब कंपनी ने उसमें से 2 रुपए मंगवाए, लेकिन अभी तक शेयर होल्डर ने दिए नहीं है। कंपनी ने कॉल तो कर लिया है, लेकिन अभी तक शेयर होल्डर ने दिए नहीं है, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल। ये बस मैंने आपको एक बार रिवीजन कराया, ये आप पढ़ चुके होंगे, ये तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। अब उसके बाद में आता है, देखो, शेयर्स। शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में होता है। और शेयर को शेयर क्यों बोलते हैं उसके पीछे मैंने आपको वजह बताई, क्योंकि कंपनी अपनी कैपिटल को शेयर करती है।
कंपनी अपनी कैपिटल को दूसरे लोगों के साथ में शेयर करती है, इस वजह से इसको बोला जाता है शेयर। मेरी बात समझ में आ रही है? शेयर बेसिकली एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन कंपनी एंड शेयर होल्डर। अब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या पढ़ा था, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज के पास में राइट्स भी होते हैं और ऑब्लिगेशंस भी होते हैं। तो यहां पर बेटा दोनों पार्टीज, यहां पर दो पार्टी कौन है, एक तो शेयर होल्डर है और दूसरा कंपनी है। तो शेयर होल्डर के पास में भी अपने राइट्स होंगे, अपनी ऑब्लिगेशन होगी, दूसरा कंपनी के पास में भी अपने राइट्स होंगे और अपनी ऑब्लिगेशंस होंगी। तो इस तरीके से शेयर को बेसिकली एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। शेयर बेसिकली, शेयर कंपनी में एक इंटरेस्ट होता है शेयर होल्डर का, ठीक है। तो शेयर होल्डर अपना पैसा देता है कंपनी को, कंपनी उसके बाद में उसको कुछ राइट्स देती है, जैसे वोटिंग राइट्स देती है। कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तो कंपनी उसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, शेयर होल्डर डिविडेंड में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये सारी टर्म्स और कंडीशन होती हैं इस कॉन्ट्रैक्ट की। तो देखो यहाँ पर एक केस हुआ था बोल्ड एंड ट्रस्टी वर्सेस स्टील ब्रदर्स एंड कंपनी लिमिटेड में। उसमें देखते हैं क्या डिसीजन आया था। अ शेयर इज नॉट अ सम ऑफ मनी बट इज एन इंटरेस्ट मेजर्ड बाय अ सम ऑफ मनी एंड मेड अप ऑफ वेरियस राइट्स कंटेन इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, शेयर बेसिकली एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दोनों पार्टीज के पास में अपने अपने राइट्स होते हैं। तो शेयर बेसिकली केवल एक पैसे का नहीं है कि हमने पैसे दिए और शेयर खरीद लिए। शेयर के साथ में हमें बहुत सारे राइट्स भी मिलते हैं, इंक्लूडिंग द राइट टू सम ऑफ मनी ऑफ मोर और लेस अमाउंट। यू शुड नोट दैट शेयर होल्डर्स आर नॉट इन द आइज ऑफ लॉ पार्ट ओनर ऑफ द अंडरटेकिंग। तो शेयर होल्डर, जैसा कि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, कि अगर कंपनी का ओनर देखना है ना कि कंपनी का रियल ओनर कौन होता है, तो कंपनी का रियल ओनर होता है बेटा शेयर होल्डर। क्यों? क्योंकि कंपनी उसी के पैसों से तो बिजनेस कर रही है। तो देखिए, द अंडरटेकिंग इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द टोटलिटी ऑफ द शेयर होल्डर। द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अटैचिंग टू अ शेयर आर दोज प्रेस्क्राइब बाय द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ अ कंपनी। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ करके आए थे लास्ट टाइम पे। मैंने आपको बताया था कि जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, उसके इफेक्ट क्या होते हैं। मेंबर बाउंड होता है कंपनी के लिए, कंपनी बाउंड होती है मेंबर के लिए। तो बेसिकली जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अलग हैं, कंपनी अलग है। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कुछ भी लिखा हुआ है, शेयर होल्डर हमेशा बाउंड होगा कंपनी के लिए, यानी शेयर होल्डर को वो सारी की सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। दूसरा, कंपनी हमेशा बाउंड होगी अपने मेंबर्स के लिए, कंपनी को भी उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। इट मस्ट हाउएवर बी रिमेंबर्ड दैट अ शेयर होल्डर हैज नॉट ओनली कॉन्ट्रेक्चुअल राइट against the company but also certain other rights which accrue to him according to the provisions of the companies act। बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, शेयर बेसिकली एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जो इस कॉन्ट्रैक्ट में शेयर होल्डर को राइट मिल रहे हैं वो अधिकार तो मिल ही रहे हैं, साथ में कंपनीज एक्ट 2013 में भी शेयर होल्डर्स के बहुत सारे राइट्स दिए हुए हैं। जब आप सीए इंटर में आओगे तो यहाँ पर आप एक पूरा चैप्टर है मेंबरशिप का, वहां पे आप पढ़ोगे कि शेयर होल्डर के पास में कितने तरीके के राइट्स होते हैं। तो शेयर होल्डर को यहाँ पर जो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स हैं वो तो मिल ही रहे हैं, उसके साथ में जो कंपनीज एक्ट राइट्स प्रोवाइड करता है वो भी मिलते हैं। अब देखते हैं शेयर्स होते क्या हैं या शेयर्स कितने तरह के होते हैं। तो शेयर्स बेसिकली बेटा दो तरीके के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। अब इक्विटी शेयर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट, यहां पर लिखा हुआ है यूनिफॉर्म वोटिंग राइट, लेकिन मैं उसको बोलता हूं इक्विटी शेयर्स विद इक्वल राइट, ठीक है। और दूसरा होता है डीवीआर, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर्स, ठीक। दूसरा आता है प्रेफरेंस शेयर। अब पहले प्रेफरेंस शेयर की बात अगर करते हैं, प्रेफरेंस शेयर क्या है। देखो नाम में ही लिखा हुआ है प्रेफरेंस, नाम में ही क्या लिखा हुआ है, प्रेफरेंस, यानी कि यहां पर हमेशा इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। किस चीज में प्रेफरेंस दिया जाएगा, डिविडेंड में। डिविडेंड में हमेशा प्रेफरेंस दिया जाएगा। किस तरीके का प्रेफरेंस दिया जाएगा, कंपनी कभी भी डिविडेंड अनाउंस करेगी तो सबसे पहले जो डिविडेंड पे करेगी वो किसको पे करेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर से पहले जो डिविडेंड दिया जाएगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा। दूसरा, डिविडेंड को लेकर के एक पॉइंट और है, वो मैं इसी में ही बता देता हूं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड होता है बेटा वो हमेशा फिक्स्ड होता है।
इनका जो डिविडेंड होता है ये हमेशा फिक्स्ड होता है, चाहे वो वैल्यू में हो चाहे वो परसेंटेज में हो। जैसे कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किए और कंपनी ने बोला इसमें 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा, तो ये तो वैल्यू में हो गया। दूसरा, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, कंपनी ने बोला कि इसमें हम 10% डिविडेंड देंगे, तो चाहे वो वैल्यू में हो चाहे वो परसेंटेज में हो, लेकिन इनका जो डिविडेंड है वो फिक्स्ड रहेगा। दूसरा, इनको हमेशा प्रेफरेंस दिया जाता है वाइंडिंग अप के टाइम पे। वाइंडिंग अप के समय में हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, यानी कि कंपनी जब बंद होगी तो कंपनी की जब एसेट्स को डिसॉल्व किया जाएगा, एसेट्स को बेचा जाएगा, तो वहां पर पहले पैसा दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो वहां पर रीपेमेंट के केस में, आप उसको रीपेमेंट भी बोल सकते हो, रीपेमेंट के केस में, पैसे वापस करने के केस में और डिविडेंड के केस में इनको हमेशा प्रेफरेंस दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स बहुत सारे तरीके के होते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन रिडीमेबल तो इंडिया में प्रोहिबिटेड है, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू होते ही नहीं है अब इंडिया में। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, तमाम तरीके के प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप हैं, लेकिन आपके यहाँ पर नहीं है फाउंडेशन में, इसको भी आप इंटर में पढ़ने वाले हो। दूसरा आते हैं इक्विटी शेयर में। इक्विटी शेयर्स को बोला जाता है रियल ओनर ऑफ कंपनी। इक्विटी शेयर जो होती है ना, वो कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल होती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल का मतलब क्या हुआ, एक बार शेयर होल्डर का पैसा कंपनी के पास में आ गया तो उसके बाद कंपनी वो पैसा वापस नहीं करेगी, कंपनी वो पैसा वापस नहीं करेगी, क्योंकि बिजनेस में से पैसा निकालना तो बहुत मुश्किल होता है ना भाई। कंपनी के पास तो पैसा था नहीं, कंपनी ने शेयर्स इशू किए, शेयर्स इशू करके पैसा आ गया, वो पैसा बिजनेस में लगा दिया। अब अगर धंधे से आप सारा का सारा पैसा निकाल लोगे तो बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। तो बिजनेस में से पूरा पैसा आप निकाल नहीं सकते हो। तो इक्विटी शेयर जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल होती है, ये पैसा कंपनी का हमेशा बिजनेस में लगा रहेगा, ये पैसा निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स को वापस करने की जरूरत नहीं होती। इसी वजह से इक्विटी शेयर्स को बोला जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल ऑफ कंपनी। अब इक्विटी शेयर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट, जैसा कि मैंने बताया इक्विटी शेयर्स विद इक्वल राइट। यहां पर आपके पास में जितने भी शेयर्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके पास में वोटिंग राइट्स इक्वल होंगे। आपके पास में 100 शेयर्स हैं, 500 शेयर्स हैं, 1 शेयर है, 10 शेयर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके पास में बराबर बराबर के वोटिंग राइट होंगे। उसके बाद आता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट। डिफरेंशियल वोटिंग राइट का मतलब यहां पर वोटिंग राइट्स में डिफरेंशिएट होता है, यहां पर वोटिंग राइट में डिफरेंशिएट होता है। जैसे इंडिया में सबसे पहले जो डीवीआर का कॉन्सेप्ट है वो टाटा मोटर्स लेकर के आई थी। टाटा मोटर्स ने सबसे पहले डीवीआर इशू किए थे। ये जो कॉन्सेप्ट है डीवीआर का, ये अमेरिका से लाया गया। अमेरिका में सबसे पहले डीवीआर इशू किए गए, लेकिन अमेरिका में दो तरीके के डीवीआर हैं, एक हायर वोटिंग राइट्स और एक लोअर वोटिंग राइट्स। इंडिया में हायर वोटिंग राइट्स नहीं है, इंडिया में केवल और केवल ये लोअर वोटिंग राइट्स चलते हैं, लोअर वोटिंग राइट्स। लोअर वोटिंग राइट का, अब इसका मतलब समझो, लोअर वोटिंग राइट का, यहां पर आपके वोटिंग राइट्स को रिड्यूस कर दिया जाता है, आपके वोटिंग राइट पे कंडीशन लगा दी जाती है। जैसे टाटा मोटर्स ने जब डीवीआर इशू किए तो उन्होंने बोला कि भाई अगर आपके पास में 10 शेयर होंगे तब आपके पास में एक वोटिंग राइट होगा, यानी अगर आपको वोटिंग राइट चाहिए तो आपको कम से कम 10 शेयर खरीदने पड़ेंगे। आज की डेट में अगर इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको 2 शेयर खरीदने हो 2 शेयर खरीदो, 3 शेयर खरीदने हैं 3 शेयर खरीदो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहां पर डीवीआर में एक कंपनी कंडीशन लगा देती है कि अगर आपको वोटिंग राइट्स चाहिए तो आपको कम से कम इतने शेयर्स लेने ही पड़ेंगे। इसी वजह से इसको बोला जाता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट। लेकिन अगर कंपनी आपसे कुछ ले रही है तो इसके बदले में आपको कॉम्पनसेट भी तो करेगी, जैसे टाटा मोटर्स ने किया। टाटा मोटर्स ने जब डिविडेंड अनाउंस किया तो 1% जो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर थे ना, ये इनको 1% डिविडेंड दिया, जबकि इनको 6% का डिविडेंड दिया। भाई कंपनी अगर आपसे वोटिंग राइट ले रही है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज ले रही है, तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट भी करती है। तो ये कॉम्पनसेट कैसे करते हैं? एक्स्ट्रा डिविडेंड दे करके। ये आपको एक्स्ट्रा डिविडेंड दे करके कॉम्पनसेट करते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट में बस एक वोटिंग राइट्स में कंडीशन लग जाती है। देखते हैं एक बार।
तो सबसे पहले तो यहाँ पर शेयर्स को ब्रीफ किया गया है। शेयर्स होते क्या है, तो ये तो हम लोगों को पहले से ही पता है। शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स की डेफिनेशन याद है, सोगा में हम लोग ने पढ़ी थी। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स शेयर्स, स्टॉक। तो जितने भी शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, उनको भी मूवेबल प्रॉपर्टी की तरह से ट्रीट किया जाता है। और होती भी तो ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है। और गुड्स की तरह से इसकी ओनरशिप आसानी से ट्रांसफर हो सकती है, तो इसको गुड्स की मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में लेते हैं। दूसरा, शेयर शैल बी नंबर्ड। ये केवल फिजिकल फॉर्म में होगा, ये केवल फिजिकल फॉर्म में होगा। आजकल शेयर्स दो फॉर्म में होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और एक फिजिकल फॉर्म। हालांकि जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, भले ही वो लिस्टेड हो या ना हो, उनके लिए भी मैंडेटरी कर दिया गया है कि उनको भी डीमेट फॉर्म में अपने शेयर्स रखने पड़ेंगे। हालांकि आज भी प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो फिजिकल फॉर्म में शेयर्स इशू कर सकती हैं लेकिन कंपनीज एक्ट तो सभी के ऊपर अप्लाई होता है। तो चाहे वो कोई भी कंपनी हो, अगर उसने शेयर सर्टिफिकेट इशू किए हैं तो हर एक शेयर सर्टिफिकेट का अपना एक अलग नंबर होगा। उस शेयर सर्टिफिकेट की जो आइडेंटिटी होती है ना, वो उसका नंबर होता है। जैसे हर एक नोट की आइडेंटिटी होती है, हर एक नोट में अब एक अलग नंबर होता है ना, 2 डिजिट के या 2 सीरियल नंबर के एक नोट आपको नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ में आ गई कि पता चला कि एक नोट है, ठीक है, और एक ही सीरियल नंबर के 2 नोट इशू कर दिए गए। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है, कि मतलब एक सीरियल नंबर के 2 नोट कभी भी इशू नहीं हो सकते। हर एक नोट का अपना एक अलग नंबर होगा। तो ठीक उसी तरीके से हर एक शेयर सर्टिफिकेट का अपना एक अलग नंबर होता है। और बिल्कुल शेयर्स को आप अगर चाहो ना, इस वाले फीचर को, तो आप नोट की तरह से कंसिडर कर सकते हो। जैसे हम लोग जब बैंक में पैसे जमा कराने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने कैश जमा कराया, तो जिस सीरियल नंबर का नोट हमने बैंक में जमा कराया है, 5 मिनट के बाद में हम बैंक से वही पैसे निकालने के लिए जाएं, तो क्या सेम सीरियल नंबर के नोट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना, अलग, और वैल्यू सबकी सेम है। तो ठीक उसी तरीके से ये भी शेयर्स भी होते हैं। अगर पता चला कि मेरे पास में फिजिकल फॉर्म में शेयर्स हैं, हमने उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराया, तो शेयर डीमेट फॉर्म में हो गए। अब हमें फिर से फिजिकल फॉर्म में शेयर्स कन्वर्ट कराना है, हम फिर से करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस बार जो शेयर सर्टिफिकेट हमको मिलेगा ना, उसका सीरियल नंबर चेंज होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जितनी बार भी शेयर सर्टिफिकेट निकलेगा, उतनी बार एक अलग नंबर होगा। तो एक सीरियल नंबर के 2 शेयर्स कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो देखिए हर एक शेयर का अपना एक अलग नंबर होता है। उसके बाद में देखो, ये चीज़ मैंने आपको बताई कि अगर शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब इंडिया में 2 डिपॉजिटरी हैं, एक NSDL और दूसरा CDSL। इनका काम होता है शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो अगर शेयर्स डिपॉजिटरी फॉर्म में है, तो फिर वहाँ पर नंबर का होना कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स होते हैं। अब देखते हैं काइंड ऑफ शेयर कैपिटल। तो मैंने आपको बताया इक्विटी विद वोटिंग राइट, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल, एक बार आप देख लीजिएगा। डिफरेंशियल वोटिंग राइट है, बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसा मैंने आपको टाटा मोटर्स का दिया, टाटा मोटर्स का। और इंडिया में केवल ऐसा नहीं है कि टाटा मोटर्स ही लेकर के आई है, टाटा मोटर्स के अलावा ऐसी बहुत सी कंपनी हैं जिन्होंने DVR इशू किया है। जैसे गुजरात NRE कोक हो गया, पेंटालून्स हो गया, तो जैन इरिगेशन हो गई। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने DVR इशू किया, और ये होते बिल्कुल नॉर्मल इक्विटी शेयर्स की तरह। इनके पास में भी बोनस राइट होता है, इनके पास में भी राइट, अगर कंपनी राइट शेयर लेकर के आ रही है तो राइट इशू का भी राइट होगा। बाकी के सारी चीजें होंगी, बस केवल और केवल वोटिंग राइट पे चेंज होता है। बाकी जो DVR होते हैं ना, वो होते ऑर्डिनरी शेयर्स की तरह से, और कोई फर्क नहीं होता। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, इसकी भी ट्रेडिंग होती है, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है, बस केवल और केवल वोटिंग राइट में रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। प्रेफरेंस शेयर मैंने आपको बताया, प्रेफरेंस शेयर में ठीक है। हाँ, तो देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो इनको पेमेंट ऑफ डिविडेंड में प्रायोरिटी दी जाती है। दूसरा, रीपेमेंट के केस में प्रायोरिटी दी जाती है कि जब कंपनी बंद होगी तो सबसे पहले पैसा इनको दिया जाएगा। यहाँ पर एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, इसको एक बार देख लेते हैं। अक्सर बच्चे इस वाले पॉइंट में कंफ्यूज होते हैं। देखो, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के केस में है सेक्शन 43 शैल नॉट अप्लाई। सेक्शन 43 किस चीज का है? सेक्शन 43 है बेटा ये, ठीक। तो सेक्शन 43 शैल नॉट अप्लाई वेयर
मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी सो प्रोवाइड। तो अब देखो, वैसे तो हर एक कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है, हर एक कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल्स में ये मेंशन कर सकती है कि भाई हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं करेंगे। तो अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती, तो उस केस में कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं करेगी। लेकिन अगर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है, यहां पर लिखा हुआ है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, आप लिखना भी मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, लेकिन जो प्रैक्टिकली होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें कंपनी के आर्टिकल्स में लिखी जाती हैं, ठीक है। तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्राइवेट कंपनी को प्रोहिबिट किया गया है, प्राइवेट कंपनी को बोला गया है कि भाई आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं करेंगे, तो फिर वहां पर वो प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करेगी। अदरवाइज अगर साइलेंट है तो फिर प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि प्राइवेट कंपनी के केस में सेक्शन 43 अप्लाई नहीं होगा अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल जो है उसमें प्रोवाइड किया गया है। डन है, आगे देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? देखो, किसी भी कंपनी के केस में दो डॉक्यूमेंट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ MOA, लेकिन एग्जाम में आपको पूरा लिखना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमेशा सबऑर्डिनेट होता है कंपनी लॉ के, कंपनीज एक्ट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमेशा सबऑर्डिनेट होगा कंपनीज एक्ट 2013 के। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ? कल को अगर इन दोनों में, मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, अगर इन दोनों में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ, कंपनी लॉ कुछ और बोल रहा है, मेमोरेंडम कुछ और बोल रहा है, तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? एक्ट को। ठीक, मेरी बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पर मेमोरेंडम के बारे में समझो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। ये कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट होता है या कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? संविधान। IRF में पढ़ा है ना, संविधान सबसे बड़ा सुप्रीम लॉ ऑफ आवर कंट्री। उसी तरीके से कंपनी का अगर देखा जाए तो सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी इसके बाहर जाकर के कुछ कर ही नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती कंपनी। इसके बाहर अगर कुछ भी करेगी तो उसको कभी भी वैलिड नहीं किया जा सकता। इवन अगर सारे के सारे शेयर होल्डर भी अपनी कंसेंट दे देना कि नहीं चलो ठीक है कोई बात नहीं ना, मेमोरेंडम से बाहर जाकर के कोई कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती। इसी वजह से इसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जनरली होता है फॉर आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स का मतलब इन्वेस्टर कह लो और क्रेडिटर्स कह लो, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हुआ? जिस तक पब्लिक आसानी से अप्रोच कर सकती है। अगर पब्लिक चाहे, अगर कंपनी रजिस्टर्ड है, तो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत ही नॉमिनल फीस में आपको ROC से मिल जाता है, ठीक। तो बेसिकली अगर कोई भी इन्वेस्टर है, आज की डेट में अगर मुझे बोला जाए कि मुझे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, या अगर मुझे किसी भी कंपनी में उधार गुड्स सप्लाई करने हैं, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं सबसे पहले तो कंपनी का मेमोरेंडम पढ़ूंगा, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ूंगा, और कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद में मैं डिसाइड करूंगा कि इस कंपनी से मुझे डील करना है या नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कंपनी की पूरी ज्योग्राफी इसमें मेंशन होती है। कंपनी क्या काम कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी है, कंपनी की कैपिटल कितनी है, हर एक चीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन रहती है। तो बेसिकली ये आउटसाइडर्स का डॉक्यूमेंट होता है, जिसको पढ़ने के बाद में आउटसाइडर ये डिसाइड करता है कि हमें इस कंपनी के साथ में रिलेशन को कंटिन्यू या रिलेशन को डेवलप करना है या नहीं करना है, या कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है ना, ये इनसाइडर्स का होता है। इनसाइडर्स का मतलब कंपनी के जितने भी अंदर के लोग हैं, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उनकी क्या पावर होगी, क्या काम कर सकते हैं, क्या काम नहीं कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें लिखी रहती हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो अभी हम लोग पहले मेमोरेंडम पे आते हैं, देखते हैं। देखिए
The memorandum of association of a company is in fact its charter. It defines the constitution and the scope of the powers of the company with which it has been established under the act. It is the very foundation on which the whole edifice of the company is built. बिल्कुल जिसके बेसिस पे कंपनी बिल्ट हुई है वो सारी चीज़ें, वो सारी पावर लिखी रहती हैं मेमोरेंडम में। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को रजिस्टर्ड करवाने का मतलब क्या है भाई? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जैसा कि मैंने बताया कि ये आउटसाइडर्स के लिए होता है। रजिस्टर करवाने का मतलब क्या? आपने जब इसको आरओसी में रजिस्टर करवाया वैसे ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गया। अब इस तक पब्लिक आसानी से अप्रोच कर सकती। तो देखिए, इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड एंड देयरफॉर आइडेंटिफाइज द पॉसिबल स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशंस बियॉन्ड विच इट्स एक्शन कैन नॉट गो। अगर मैं कंपनी के साथ में कुछ भी डील करने जा रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए ना कि कंपनी की पावर्स क्या है, कंपनी ये काम करने के लिए ऑथराइज्ड है या नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर तो कंपनी कोई काम कर ही नहीं सकती। तो इस वजह से लोगों का पता लगाना जरूरी होता है। इट enables shareholders, creditors and all those who deal with company to know what its powers are and what activities it can engage in. Memorandum is a public document under section 399 of the Companies Act 2013. सेम वही है जो मैंने आपको बताया। Consequently, every person entering into a contract with the company is presumed to have the knowledge of the conditions contained therein. तो देखो, मैंने आपको कई बार एक चीज़ बताई है, बेवकूफ़ी की कोई भी रेमेडी नहीं है। जब साफ साफ खुद ही एक्ट बोल रहा है, जब साफ साफ ये चीज़ बोली जा रही है कि भाई जो शेयर होल्डर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, मेन उन्हीं के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो भाई अगर आप कंपनी के साथ में कोई भी डील करने के लिए जा रहे हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपनी आपको बताने के लिए नहीं आएगी कि मेरी ये पावर है, मेरी ये पावर है ना। वहां पर हमेशा ये अज्यूम करके चला जाता है, हमेशा मान करके चला जाता है कि अगर आप कंपनी के साथ में कोई भी डील कर रहे हो तो आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अच्छे से पढ़ लिया है, और केवल पढ़ा नहीं है, उसको अच्छे से समझ भी लिया है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत ही नॉर्मल इंग्लिश की होती है, ऑर्डिनरी लेवल पे लोगों को समझ में आ जाती है। देखिए, द शेयर होल्डर्स मस्ट नो द पर्पज फॉर विच हिज मनी कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी एंड वॉट रिस्क ही इज टेकिंग इन मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल शेयर होल्डर को ये बात पता होना चाहिए कि वो जो पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है या जिस कंपनी के साथ में वो डील कर रहा है उसका पैसा लगने कहां पर वाला है, उसका पैसा लगेगा कहां पर, कौन सी एक्टिविटीज में लगेगा। तो ये बात इन्वेस्टर को पता होनी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, अ कंपनी कैन नॉट डिपार्ट फ्रॉम द प्रोविजन कंटेन्ड इन द मेमोरेंडम, हाउएवर इम्परेटिव मे बी द necessity of the departure. It cannot enter into contract or engage in any trade or business which is beyond the power conferred on it by the memorandum. Memorandum of association में जैसे मैंने एक बताया कैपिटल क्लॉज होता है, उसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, एक ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा रहता है कि कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। तो कंपनी उसके बाहर जाकर के कोई भी काम नहीं कर सकती, और उसके बाहर जाकर के अगर कोई भी काम किया तो बेटा उसको बोला जाता है अल्ट्रा वायर्स। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स, और वो पूरी तरीके से वॉइड होता है। केवल वॉइड नहीं होता है, वॉइड एब इनिशियो होता है ना। देखो, अब जो कंपनी का मेमोरेंडम होता है ना, उसकी टेबल्स दी हुई हैं। टेबल्स का मतलब है फॉर्मेट, उसका एक फॉर्मेट दिया है। आप चाहो तो पूरी की पूरी टेबल अडॉप्ट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो पूरी की पूरी टेबल अडॉप्ट कर सकते हो और अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर सकते हो। लेकिन अलग अलग तरीके की कंपनीज के लिए अलग अलग तरीके की टेबल्स हैं। जैसे अगर आप कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो फिर आपके लिए है टेबल ए। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल है, तो फिर आपके लिए टेबल बी है। उसी तरीके से कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल है, तो फिर आपके लिए टेबल सी है। अगर आपकी कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है, सेम वही अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, यहां लिखा नहीं है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, तो फिर उसके लिए टेबल डी है। और अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल है, तो फिर उस केस में टेबल ई है। आपको बस ये याद रखना है कि जैसे मेमोरेंडम की है ना, वैसे ही आर्टिकल्स की भी है। आर्टिकल्स की भी इसी तरीके से 5 है। ई है, एफ, जी, एच, आई, जे, एफ से लेकर के जे तक है।
और सेम यही सीक्वेंस है, बस एक चीज़ का फर्क आ जाता है, ध्यान रखना, यहाँ पर नॉट पहले लगा हुआ है और आर्टिकल्स में नॉट बाद में आ गया। जैसे जो FG, तो टेबल G है ना, वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल है, मेमोरेंडम में नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल है, आर्टिकल में क्या है, आर्टिकल में हैविंग पहले है, और वहां पर FGH, H आएगा, जो H में यहाँ पर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल है, नॉट बाद में आ जाता है। मेरी बात समझ में, अभी आगे दिया हुआ है, आगे उसको आप देख लेना, मैं उसको आपको बता दूंगा, लेकिन याद करने का तरीका मैंने आपको बताया कि 5 टेबल्स हैं मेमोरेंडम की, 5 टेबल्स हैं आर्टिकल्स की। मेमोरेंडम में नॉट पहले आ जाता है, आर्टिकल्स में नॉट बाद में आता है। अब देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट क्या होते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो सारी की सारी क्लॉज में होती हैं। जैसे सबसे पहले आता है आपका नेम क्लॉज सबसे पहले आता है आपका नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में कंपनी का नाम लिखा रहता है, लिमिटेड लगा हुआ है, प्राइवेट लिमिटेड लगा हुआ है, ओपीसी अगर ओपीसी है तो वो लिखा होगा, एक बार इसको देख लीजिएगा। फिर आता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में केवल और केवल स्टेट का नाम आता है। जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो ना, आपके पास में पूरा ऑफिस नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास बस केवल स्टेट का नाम आपको पता होना चाहिए कि हम कौन से स्टेट में बिजनेस करें, क्योंकि उसी स्टेट की आरओसी में तो आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे। तो इस वजह से जो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है ना, उसमें हमेशा पहले स्टेट का नाम आता है। डन है। उसके बाद में आता है आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज। सबसे बड़ा क्लॉज यही होता है, कंपनी क्या क्या कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती है, ये लिखा रहता है ऑब्जेक्ट क्लॉज में। इसके बाहर जाकर के कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती। जितनी भी एक्टिविटीज इसमें लिखी हुई हैं कंपनी वही कर सकती है, और एक्टिविटीज में फ्रीडम है, आप जितनी चाहे उतनी एक्टिविटीज डाल लो। अगर कोई कंपनी है जो वेजिटेबल्स का बिजनेस करती है, अगर वो कह रही है कि हम सॉफ्टवेयर का भी बिजनेस फ्यूचर में करेंगे, तो सॉफ्टवेयर भी डाल ले, अभी से डाल ले, कोई पूछने वाला नहीं कि सॉफ्टवेयर का बिजनेस क्यों नहीं कर रहे हो। तो इसमें पूरी फ्रीडम है, जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट लिख लो। उसके बाद में आता है लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी मेंबर की किस तरीके की है, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर, अनलिमिटेड कंपनी, तो लायबिलिटी क्लॉज आता है। उसके बाद में आपका आता है और कैपिटल क्लॉज, जो आपकी ऑथराइज कैपिटल लिखी रहती है ना, मैंने आपको बताया 3 पार्ट में होती है, नंबर ऑफ शेयर, प्राइस, वैल्यू, है ना। तो ऑथराइज जो कैपिटल क्लॉज होता है उसमें कंपनी की ऑथराइज कैपिटल लिखी रहती है। ये बेसिकली कंपनी की जो मैक्सिमम कैपिटल है वो होती है। उसके बाद में ये सारे के सारे क्लॉजेस होते हैं। उसके साथ में अगर ओपीसी है तो उसमें बेटा एक नॉमिनी क्लॉज भी होगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई नॉमिनी भी होता है। तो अगर ओपीसी है तो उसमें नॉमिनी क्लॉज भी होगा, जिसमें नॉमिनी का नाम लिखा जाएगा कि जब ओपीसी के मेंबर की डेथ हो जाएगी तो फिर उस सिचुएशन में नॉमिनी उसका मेंबर बनेगा। फिर एक सब्सक्रिप्शन क्लॉज आता है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सब्सक्रिप्शन क्लॉज एक तरीके का प्रॉमिस होता है, जिसमें जो फर्स्ट मेंबर्स हैं वो कंपनी को प्रॉमिस करते हैं कि आफ्टर इनकॉर्पोरेशन वो इतना पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी होता है। उसमें विटनेस के भी साइन होते हैं जो अटेस्ट करता है सारे के सारे सिग्नेचर्स को, है ना। तो उसके बाद में जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपका तैयार हो जाता है। तो ये सारे के सारे क्लॉजेस मेमोरेंडम में होते हैं। तो देखो, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी कैन नॉट कंटेन एनीथिंग कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और कंपनीज एक्ट, इन दोनों में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, प्रायोरिटी हमेशा कंपनी लॉ को दी जाएगी। The same shall be devoid of any legal effect. Similarly, all other documents of the company must comply with the provision of the memorandum. डन है सबको। तो चलो आज हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया, ठीक है। इतना एक बार अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। नेक्स्ट टर्न पर फिर कोशिश करेंगे कि हम लोग तीनों डॉक्ट्रिन एक साथ कवर अप करें, अल्ट्रा वायर्स, कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट, वरना मैक्स टू मैक्स 2 वीडियो और 2 क्लासेस में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड थैंक यू।